was discussing that we have already studied primary key and foreign key, alternate key and candidate key. One question always used to come in exam, that identify primary key and foreign key in the given table. ठीक है, so how to identify that, वो आपको ये देखना है कि आपको पता है प्राइमरी की का डेफिनेशन की, that it uniquely identifies each row. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें और इसमें फॉरेन की और प्राइमरी की फाइंड करिए, तो आपको ये नजर डालना है कि कौन सा कॉलम उस रिकॉर्ड को यूनिक, अपने रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है. तो वैसे तो देखा जाए तो ये एम्प्लॉय नंबर भी इस टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे. बट क्या ईएमपी नंबर दूसरे टेबल में है? अगर नहीं है, सो इट मींस वी कांट से दिस इज अ प्राइमरी की एंड दिस इज अ फॉरेन की, कोई यहाँ पर है ही नहीं. तो अब बात आती है कि आपको कैसे ढूंढना. तो आप दूसरा कॉलम देखिए, दूसरे टेबल में देखिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर आपको लग रहा है और डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर भी है. तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करने में हेल्प करेंगे. तो आप कहने की बात है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो यू जस्ट चेक कि ये वाला कॉलम हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है. सो वी कैन से इट इज अ प्राइमरी की. और इसी से रिलेटेड कॉलम यहाँ पर क्या है, ये आपको पता है फॉरेन की क्यों यूज की जाती है, सो दैट वी कैन रिलेट टू टेबल्स. सो वी आर रिलेटिंग दिस टू टेबल्स. So this is the department number which is called as a foreign key है. अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है कि कॉलम जो डेटा है वो रिपीट हो ही हो, ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है. तो अगर आप 10, 20, 30 यहाँ लिखा होता और एम्प्लॉय नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा होता, तो आप कहते मैम डिपार्टमेंट नंबर भी तो प्राइमरी की है यहाँ पर. बट आप ये देखो कि यहाँ एक ही टेबल में दो प्राइमरी की नहीं हो सकती, पहली बात है ना. तो एक टेबल में दो प्राइमरी की नहीं हो सकती, तो ये फॉरेन की ही होगी. तो यहाँ पर तो रिपीट कर नहीं रहा और ये डिपार्टमेंट है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसका डिपार्टमेंट नंबर विल बी द योर प्राइमरी की. सो दिस वे यू हैव टू आइडेंटिफाई. हो सकता है यहाँ पे रिपीट ना हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो तो फिर तो आपके लिए बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना कि भाई ये फॉरेन की है. ना नेक्स्ट थिंग इज, जरूरी नहीं है कि नाम भी आपका सेम हो. डिपार्टमेंट नंबर यहाँ भी है, डीईपीटी नंबर यहाँ पर भी आप देख रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि नाम एग्जैक्टली सेम हो सकता है यहाँ पर डीएनओ लिख दिया हो, राइट, एंड दैट इंडिकेट्स डिपार्टमेंट नंबर इफ इट इज मेंशन्ड. सो डोंट वरी कि these two columns will be interrelated with each other. So this will be of course primary key and this will be foreign key. तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर आप नाम अगर हल्का सा भी डिफरेंस है तो आप ये नहीं कहोगे कि मैम ये प्राइमरी की और फॉरेन की यहाँ पर सेम कॉलम के नाम से नहीं थी. सो इट इज नॉट मैंडेटरी कि कॉलम नेम सेम हो. दूसरी बात, इट इज नॉट मैंडेटरी कि रिकॉर्ड्स फॉरेन की में रिपीट हो सकता है एक बार भी आए. तो आपको ये चेक करना है कि इसमें दो प्राइमरी की तो नहीं बन रही है तो आप इसको फॉरेन प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी. दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टू बी नोटेड. ठीक है. Now from the above definition we can observe that the department number column of an employee table is deriving its value from department number of department. भाई इसकी वैल्यू किससे डिराइव हो रही है? इसी से डिराइव हो रही है. 10, 20, 30, 40 है और यहाँ पर 10, 20, 30 है, राइट. सो वी कैन से कि it is what this is a primary key and this is a foreign key. तो ये आपको ध्यान देना है. Now so we can say that the department number of employee table is a foreign key whose value is dependent upon the primary key. ये that is what primary key and foreign key says. ठीक है. So this is about how to identify primary key and foreign key. एक टर्म बहुत, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बहुत बारी आता है. वो पूछते हैं कि भाई जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा 10, 20, 30 सिर्फ ये 3 है, यहाँ पर 40 भी है, यानी कि मैं 40 वाला रिकॉर्ड भी डिपार्टमेंट नंबर में एंटर कर सकती हूँ, राइट. बट इफ आई ट्राई टू एंटर रिकॉर्ड नंबर 50, मतलब डिपार्टमेंट नंबर 50 यहाँ पर सपोज आप एंटर कर रहे हो और वो एंटर नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है. सो गिव मी द रीजन. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफनली आस्क्ड इन द एग्जाम कि मनीष इज ट्राई टू एंटर record number 50, department number 50 in employee table but is not able to do so. What is the reason behind this? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस स्लाइड से मिलेगा. So this is what called a concept called referential integrity. ठीक है. ये क्या कंसेप्ट कहता है
इट इज यूज्ड टू इंश्योर रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल। ये क्या इंश्योर करता है कि आप जो रिकॉर्ड्स में रिलेशनशिप बना रहे हो दैट शुड बी वैलिड। और वैलिड कैसे होगा भाई, जब आपका प्राइमरी की में वही डेटा अवेलेबल होगा तभी तो आप उसका रिकॉर्ड यहाँ से डिराइव कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप 50 लिखने की कोशिश करोगे तो 50 तो यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट नंबर ही नहीं है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या इंश्योर करता है कि जो आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं दैट शुड बी वैलिड। सो वैलिड एंड यूजर डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज द रिलेटेड डेटा। और ये भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि किसी को हमने कहा कि ठीक है आप रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हैं और आप डिलीट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जब आप किसी को फॉरेन की बनाते हो और किसी को प्राइमरी की बनाते हो और दोनों में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो तो ये वो चेक करता है कि आपका जो रिकॉर्ड है, जो आप रिकॉर्ड डाल रहे हो दैट शुड बी वैलिड। एंड ऑफ कोर्स इट आल्सो चेक्स कि यूजर डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज द रिलेटेड डेटा। कोई भी गलती से या फिर जानबूझ के भी आपका जो डेटा है वो चेंज नहीं कर दे। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आई मीन बाय दिस कि कोई ऐसा ना हो कि यहाँ पर 30 रिकॉर्ड है और मैं यहीं से 30 को गायब कर रही हूँ, मैं यहीं से 30 को डिलीट कर रही हूँ। तो यहाँ से 30 को डिलीट कर रही हूँ तो इसका डेटा तो यहाँ पर है अवेलेबल, तो ये आपको डिलीट नहीं करने देगा, चाहे एक्सीडेंटली हो चाहे इंटेंशनली हो। लेकिन उसका भी बेटा एक रूल होता है, वी कैन डिलीट, ऐसा नहीं है कि बना दिया और डिलीट ही नहीं कर पाए। बट वो जो इसको डिजाइन करता है, जो उसका डेटा, जो इसका डिजाइनर होता है, ही कैन डिलीट और डिलीट द रिकॉर्ड्स। देयर इज अ सिंटैक्स प्रॉपर फॉर दैट, बट यूजर जो है वो उसको एक्सीडेंटली डिलीट ना कर पाए, दैट इज टू बी इम्पोर्टेंट हियर। सो ये हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाता है। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कब अप्लाई कर सकते हो? तब अप्लाई कर सकते हो जब मास्टर टेबल कॉलम इज अ प्राइमरी की, जब आपका कॉलम क्या होगा, प्राइमरी की होगा और हैज अ यूनिक इंडेक्स, है ना। प्राइमरी की तो खुद ही यूनिक बनाता है, वहां तो कुछ दूसरा आने का सवाल ही नहीं होता, डुप्लीकेट होने का सवाल ही नहीं होता। दूसरा क्या होना चाहिए भाई, द रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डेटा टाइप। कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट नंबर ये और डिपार्टमेंट नंबर ये, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आपने इंटीजर डाल दिया और यहाँ varchar डाल रहे हो। आपको तो varchar में भी आप 10, 20, 30 डाल सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों का डेटा टाइप अलग हो, डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो ये इसका रूल है जब आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्टैब्लिश करते हो, यानी कि जब आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो। ठीक है, एक प्राइमरी की होनी चाहिए, दूसरा फॉरेन की होना चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि दोनों कॉलम का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। नाम आप बेशक अलग कर सकते हो, है ना, डी नंबर, यहाँ डिपार्टमेंट नंबर, आप वो आप कर सकते हो, दैट कैन बी पॉसिबल, बट डेटा टाइप शुड बी सेम, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, द रिलेटेड द बोथ टेबल मस्ट बिलोंग टू सेम डेटाबेस। और दोनों टेबल सेम डेटाबेस में होनी चाहिए, ये नहीं कि एक किसी और डेटाबेस में और एक किसी और में। तो ये 3 रूल्स, ये जो 3 आपने रूल्स पढ़े रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्टैब्लिश करने के, कि एक में प्राइमरी की होना चाहिए, फिर दूसरा सेम डेटा टाइप के होने चाहिए दोनों कॉलम, और दोनों टेबल सेम डेटाबेस में होने चाहिए। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, राइट। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई वो यहाँ सर यहाँ पर एक 50 नंबर का डिपार्टमेंट नंबर डालना चाहते हैं एम्प्लॉय में एंड ही इज नॉट एबल टू डू सो, गिव मी द रीजन। तो आप एक वर्ड भी लिख देंगे ना, यू विल गेट द आंसर। दैट इज व्हाट, कि due to referential integrity, Manish cannot enter the record in department number 1 of the employee table. That is what this word is to be mentioned. तो जब आप ये word mention करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा कि इसको पता है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता क्या है, ठीक है ना। या फिर कई बार ऐसा भी आता है कि डिलीट करना चाह रहा है, यहाँ से इस 30 को डिलीट करना चाह रहा है और नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर इसके रिलेटेड डेटा यहाँ पर होगा। अगर मैं 40 डिलीट करूँ तो हो जाएगा, क्योंकि 40 के नाम का डेटा यहाँ नहीं है। बट अगर 30 को डिलीट करोगे तो वो आपको करने नहीं देगा। रीजन बिहाइंड कि ड्यू टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी these two relations are related with each other, these two tables are related with each other, so it is not allowing you to delete और इवन आप 30 को चाह रहे हो कि मैं इसको 40 कर दूं, वो भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके रिलेटेड डेटा आपका यहाँ पर है। So that is what you have to keep in mind. What is the term called? That is referential integrity. तो ये वर्ड आपको लिखना है कि इसकी वजह से आप ना तो डिलीट कर पा रहे हो, ना चेंज कर पा रहे हो, तो दैट इज, और ना ही कोई
एक्स्ट्रा डेटा जो कि प्राइमरी की में नहीं है वो आप डाल पा रहे। सो दिस इज व्हाट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक तो फॉरेन की और प्राइमरी की फाइंड करने वाला, और एक ये वाला रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला। टेल मी योर डाउट इफ एनी डाउट। चलिए, so we should know about history of MySQL also। वैसे तो आपको पता ही है, एक क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है कि MySQL क्यों यूज कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला एग्जांपल तो ये हम कहेंगे रीजन की इट इज फ्रीली अवेलेबल। फ्रीली अवेलेबल है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, ओपन सोर्स है ना। RDBMS तो आपको पता ही है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और आपको इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर डेटा कैसे स्टोर होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। और इसमें सबसे ज्यादा जो फीचर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सिक्योर एनवायरनमेंट है। सिक्योर मतलब आप देखते होगे ना, पासवर्ड डालते हो रूट या फिर जो भी आपने पासवर्ड बना रखा है, दैट इज द पासवर्ड गिवन ओवर हियर, सो दैट इंटेंशनली और इंटेंशनली कोई इसको खोल ना पाए। जब तक आप अलाउ ना करो, जब तक आप उसको ना बताओ कि पासवर्ड ये है, nobody can touch your data, right? सो रेफरेंस यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। इट इज फास्ट, ऑफ कोर्स इट इज फास्ट, रिलायबल, स्केलेबल, ऑल्टरनेटिव टू मेनी ऑफ द कमर्शियल आरडीबीएमएस। वे जो पैसे से हम खरीद के यहाँ पर यूज करते हैं, और आजकल को आपको पैसा देना पड़ता है, की खरीदनी पड़ती है, तो क्यों हम उसको खरीदे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वर्जन है। तो आप किसी भी कहीं पर भी एक्सचेंज हो जाता है डेटा, इसका डेटा आप एक जगह स्टोर करो, यू कैन इजीली एक्सचेंज योर डेटा। So why to go for commercial when everything is freely available? Same concept is there, everything is safe. So why to go for commercial one? तो लोग आजकल इसको बहुत यूज कर रहे हैं। क्रिएट किसने किया था इसको, दैट इज अ कंपनी बेस्ड इन स्वीडन, जो कि आपकी कंपनी थी स्वीडन में, MySQL AB ने इसको क्रिएट किया और सपोर्ट किया। एंड दिस कंपनी अब इसको जो है, फिर उसको सन माइक्रो सिस्टम ने ले लिया था ऑन अप्रैल 2009, है ना। और एक्टर जो कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, उसी ने इसको एक्वायर कर लिया। और जो इसके चीफ इन्वेंटर जो थे, ही वाज माइकल विडनियस, और उन्होंने इसका नाम रखा था उनको, जिनको मॉन्टी के नाम से भी जाना जाता है। सो ही नेम्ड दिस MySQL आफ्टर हिज डॉटर माइक। तो उसके नेम से इसका रखा था। इसका लोगो देखोगे तो आप, दैट इज व्हाट डॉल्फिन का लोगो है, एंड दैट इज व्हाट नेम्ड एज सकीला। So this is the basic feature. Maybe in the MCQ question it can be asked कि what is the logo of MySQL, या who invented MySQL, या which company is taking care of this now MySQL. So that is you should know. ठीक है, this is what the brief history of MySQL and MySQL database system. क्यों बोलते हैं MySQL database system? That is what refers to two things. इसके अंदर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है बेटा। क्या क्या कॉम्बिनेशन है? एक तो MySQL सर्वर है और एक MySQL डेटाबेस है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दैट इज MySQL सर्वर एंड MySQL डेटाबेस। सो बेसिकली ये किस फिनोमेना पे वर्क करता है? दिस वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अगर आपको कभी थोड़ा सा आप ध्यान दो, तो जब भी आप कमांड लिखते हो, है ना, जैसे अगर आप ब्राउजर पे सर्च करते हो, सो ब्राउजर पे सर्च करने पे क्या है, यू बीइंग द क्लाइंट, यू गिव द रिक्वेस्ट, एंड जो ब्राउजर है वो आपकी रिक्वेस्ट को लेता है, एंड इट सर्च फ्रॉम द सर्च इंजन एंड गिव्स यू द रिक्वेस्ट, गिव्स यू द डिटेल्स बैक टू यू। जो भी आप पूछ रहे हो वो आपको रिटर्न करते हैं। सो सिमिलरली MySQL सर्वर और डेटाबेस भी काम करता है। द डेटाबेस गेट स्टोर इन द सर्वर, और जब भी आप उसको रिट्रीव करना चाहते हो डेटा, तो आपका रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पे, एंड इट गेट्स योर, इट जस्ट चेक्स योर रिक्वेस्ट, जो भी डेटा आपने मांगा है उसको फुलफिल करता है, होगा तो दे देता है, नहीं तो आपको पता ही है कि आपको एम्प्टी दिखाता है। सो दैट इज व्हाट इट इज आल्सो वर्किंग ऑन, व्हाट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, MySQL इज अ मल्टी यूजर डेटाबेस सिस्टम, मीनिंग सेवरल यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स एक टाइम इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फायदा है MySQL डेटाबेस का कि इट इज अ मल्टी यूजर, है ना, मल्टी यूजर डेटाबेस सिस्टम। So many of the user can work simultaneously on this database. ठीक है, अभी हमने सर्वर और क्लाइंट की बात की थी। तो सर्वर का नाम से ही लगता है कि आप जो रिक्वेस्ट करोगे, that will be listened by the server, है ना, over the network, and access the database as per the requirements। जो भी आपने कहा
मुझे किसी का नाम चाहिए, नेम चाहिए, so it gives you the request and accordingly. If you are saying star, select star from student, it will give you all the requests. So that is what it listens your request, whatever your requirement will be, it will fulfill that requirement. और client कौन है? We are the client, isn't it? और client मतलब actually हम तो वहां पर नहीं बोल रहे ना, क्लाइंट बोल कौन रहा है वहां पर, रिक्वेस्ट कौन दे रहा है, दैट इज योर माइस्क्वेल। जो आप प्रॉम्प्ट पे आप माइस्क्वेल प्रॉम्प्ट जो आपका आता है जहां पर आप लिखते हो क्रिएट टेबल या इंसर्ट इनटू या फिर सेलेक्ट स्टार, so these all requests are given by MySQL prompt. So that is nothing but that is the client, right? So client is what MySQL prompt, or it may be front end programming आप सबने की है, how to retrieve data by using Python, we have already done. So this is also an example of, you can say, front client, जो कि आप रिक्वेस्ट वहां पर से भी देते हो. सो दिस इज व्हाट द सर्वर एंड द क्लाइंट कॉम्बिनेशन, राइट? एंड माइस्क्वेल से तो हमने दिया ही है, पाइथन से भी सीखा है, even with the other languages also you can give the commands to your server. So that is those all which is giving the request to server are called client. ठीक है? So this is what clients are. Features क्यों है, क्या है, why we are using. So as this will be your theory exam, so this can be asked in your exam, what are the features of MySQL. So of course the speed is very fast here, you can easily manage the command here, you have command line, you know, and you can give your command here. Even कई जगह GUI भी होते हैं यहाँ पर, अगर आप आगे पढ़ोगे तो GUI भी मिलेगा, वहां पर आप कमांड दे सकते हो. कॉस्ट तो है ही नहीं इसकी, फ्री है, ओपन सोर्स भी है ना. क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जो भी सपोर्ट एसक्यूएल की कमांड्स है सारी यहाँ पर, ओरेकल की कमांड्स सब यहाँ पर सपोर्ट करता है. पोर्टेबिलिटी है, अगर आपने एक जगह टेबल बना ली है, सो यू कैन इजीली शेयर विद अदर्स. डेटा टाइप्स, यहाँ पर बड़े सारे डेटा टाइप्स आपने पढ़ा, ये सपोर्ट करता है. नंबर्स हो गया, कैरेक्टर हो गया, डेट हो गया, so all these floats number, floating number, these all can be supported by your MySQL. Then security offers privileges and password system that is very flexible and secure, and because of this you can make your database or tables very secure. Scalability and limits, बहुत बड़ा large amount of data can be handled over here, right? जैसे millions of records जो आप इसमें handle कर सकते हो. कनेक्टिविटी आप कर सकते हो, आपने अभी लर्न किया भी है कनेक्टिविटी, कैसे आप कनेक्ट MySQL को पाइथन से कनेक्ट कर सकते हो. सो दैट इज कनेक्टिविटी इज आल्सो पॉसिबल. लोकलाइजेशन, द सर्वर कैन प्रोवाइड एरर मैसेज टू क्लाइंट इन मेनी लैंग्वेजेस. आपने अगर जब डाउनलोड किया होगा तो उसमें अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, तो आप किसी भी मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस है वहां पर जिसमें आप अपने MySQL को डाउनलोड कर सकते हो, और उसी में जो भी आपका एरर वेरर आएगा सब उसी लैंग्वेज में आएगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोकलाइजेशन. क्लाइंट एंड टूल्स प्रोवाइड सेवरल क्लाइंट एंड यूटिलिटी प्रोग्राम. बहुत सारे क्लाइंट यूटिलिटी है, जैसे कि MySQL डंप हो गया, MySQL एडमिन हो गया, GUI में भी टूल्स है, MySQL एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्वेरी ब्राउजर. So these all are the features of MySQL because of which we are using this MySQL, right? तो आपको यहाँ पर से फीचर्स पढ़ के जाना है, क्योंकि फीचर्स कैन बी आस्क्ड फॉर 2 numbers or 1 mark. So you could have explained that कि भी क्या है फीचर्स, ठीक है. एंड दिस इज हाउ वी लर्न ऑल्सो कि कैसे MySQL खोलने का तरीका. आप MySQL टाइप कीजिए, जहाँ पर भी MySQL लाइन क्लाइंट आएगा, यू कैन ओपन दैट MySQL लाइन क्लाइंट. और अगर आपने पासवर्ड जो भी दे रखा है, रूट दे रखा है, रूट करिए, 1 2 3 4 कर रखा है, जो भी किया है, that you can type and this will be available to you. I hope you have already done by creating the table. So, and if you want to exit from this MySQL prompt, this is called MySQL prompt. This is what I was saying. ये आपका क्लाइंट है, ठीक है. यहाँ पर दिस इज MySQL prompt, और यहाँ पर अगर आप एग्जिट या फिर क्विट लिखेंगे तो यू कैन कम आउट ऑफ दिस लूप, दिस प्रोग्राम आल्सो, MySQL क्लाइंट प्रोग्राम, राइट. सो एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट जो पहले एग्जाम्स होते थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SQL एंड MySQL. आप MySQL ही क्यों पढ़ रहे हो, क्या डिफरेंस है इसका. सो SQL स्टैंड्स फॉर व्हाट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है ना. is a language that enables you to create, operate on relational database. और MySQL क्या करता है, MySQL uses SQL, right? SQL तो खुद ही एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज.
जो कि आपको हेल्प कर। सी आई वाज डिस्कसिंग that we have already studied primary key and foreign key, alternate key and candidate key. One question always used to come in exam that identify primary key and foreign key in the given table. ठीक है, so how to identify that, वो आपको ये देखना है कि आपको पता है प्राइमरी की का डेफिनेशन की that it uniquely identifies each row. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें और इसमें फॉरेन की और प्राइमरी की फाइंड करिए, तो आपको ये नजर डालना है कि कौन सा कॉलम उस रिकॉर्ड को यूनिक, अपने रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो वैसे तो देखा जाए तो ये एम्प्लॉय नंबर भी इस टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, बट क्या ईएमपी नंबर दूसरे टेबल में है? अगर नहीं है, सो इट मींस वी कांट से दिस इज अ प्राइमरी की एंड दिस इज अ फॉरेन की, कोई यहाँ पर है ही नहीं। तो अब बात आती है कि आपको कैसे ढूंढना, तो आप दूसरा कॉलम देखिए, दूसरे टेबल में देखिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर आपको लग रहा है और डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करने में हेल्प करेंगे। तो आप कहने की बात है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो यू जस्ट चेक कि ये वाला कॉलम हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, सो वी कैन से इट इज अ प्राइमरी की। और इसी से रिलेटेड कॉलम यहाँ पर क्या है, आपको पता है फॉरेन की क्यों यूज की जाती है, सो दैट वी कैन रिलेट टू टेबल्स, सो वी आर रिलेटिंग दिस टू टेबल्स, सो दिस इज द डिपार्टमेंट नंबर विच इज कॉल्ड एज अ फॉरेन की है। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है कि कॉलम जो डेटा है वो रिपीट हो ही हो, ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। तो अगर आप 10 20 30 यहाँ लिखा होता और एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 4 5 लिखा होता, तो आप कहते मैम डिपार्टमेंट नंबर भी तो प्राइमरी की है यहाँ पर। बट आप ये देखो कि यहाँ एक ही टेबल में दो प्राइमरी की नहीं हो सकती, पहली बार, है ना, तो एक टेबल में दो प्राइमरी की नहीं हो सकती, तो ये फॉरेन की ही होगी। तो यहाँ पर तो रिपीट कर नहीं रहा, और ये डिपार्टमेंट है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर इसका डिपार्टमेंट नंबर विल बी द योर प्राइमरी की। सो दिस वे यू हैव टू आइडेंटिफाई, हो सकता है यहाँ पे रिपीट ना हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो तो फिर तो आपके लिए बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना कि भाई ये फॉरेन की है ना। नेक्स्ट थिंग इज, जरूरी नहीं है कि नाम भी आपका सेम हो, डिपार्टमेंट नंबर यहाँ भी है, डीईपीटी नंबर यहाँ पर भी आप देख रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि नाम एग्जैक्टली सेम हो सकता है यहाँ पर डीएनओ लिख दिया हो, राइट, एंड दैट इंडिकेट्स डिपार्टमेंट नंबर if it is mentioned, so don't worry these two columns will be interrelated with each other, so this will be of course primary key and this will be foreign key। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर आप नाम अगर हल्का सा भी डिफरेंस है तो आप ये नहीं कहोगे कि मैम ये प्राइमरी की और फॉरेन की यहाँ पर सेम कॉलम के नाम से नहीं थी। सो इट इज नॉट मैंडेटरी कि कॉलम नेम सेम हो। दूसरी बात, इट इज नॉट मैंडेटरी कि रिकॉर्ड्स फॉरेन की में रिपीट हो सकता है एक बार भी आए, तो आपको ये चेक करना है कि इसमें दो प्राइमरी की तो नहीं बन रही है तो आप इसको फॉरेन प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टू बी नोटेड। ठीक है, now from the above definition we can observe that the department number column of an employee table is deriving its value from department number of department। भाई इसकी वैल्यू किससे डिराइव हो रही है, इसी से डिराइव हो रही है, 10 20 30 40 है और यहाँ पर 10 20 30 है, राइट। सो वी कैन से कि इट इज व्हाट दिस इज अ प्राइमरी की एंड दिस इज अ फॉरेन की, तो ये आपको ध्यान देना है। Now, so we can say that the department number of employee table is a foreign key whose value is dependent upon the primary key। ये that is what primary key and foreign key says। ठीक है, so this is about how to identify primary key and foreign key। एक टर्म बहुत, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बहुत बारी आता है, वो पूछते हैं कि भाई जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा 10 20 30 सिर्फ ये तीन है, यहाँ पर 40 भी है, यानी कि मैं 40 वाला रिकॉर्ड भी डिपार्टमेंट नंबर में एंटर कर सकती हूँ, राइट। बट इफ आई ट्राई टू एंटर रिकॉर्ड नंबर 50, मतलब डिपार्टमेंट नंबर 50 यहाँ पर सपोज आप एंटर कर रहे हो और वो एंटर नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है, सो गिव मी द रीजन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन oftenly asked in the exam कि Manish is tried to enter record number 50, department number 50 in employee table but he is not able to do so, what is the reason behind this। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस स्लाइड से मिलेगा। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड अ कंसेप्ट कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी।
ठीक है, ये क्या कंसेप्ट कहता है, इट इज यूज टू इंश्योर रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल। ये क्या इंश्योर करता है कि आप जो रिकॉर्ड्स में रिलेशनशिप बना रहे हो दैट शुड बी वैलिड। और वैलिड कैसे होगा भाई, जब आपका प्राइमरी की में वही डेटा अवेलेबल होगा तभी तो आप उसका रिकॉर्ड यहाँ से डिराइव कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप 50 लिखने की कोशिश करोगे तो 50 तो यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट नंबर ही नहीं है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या इंश्योर करता है कि जो आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं दैट शुड बी वैलिड। सो वैलिड एंड यूजर डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज द रिलेटेड डेटा। और ये भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि किसी को हमने कहा कि ठीक है आप रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हैं और आप डिलीट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जब आप किसी को फॉरेन की बनाते हो और किसी को प्राइमरी की बनाते हो और दोनों में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हो तो ये वो चेक करता है कि आपका जो रिकॉर्ड है, जो आप रिकॉर्ड डाल रहे हो दैट शुड बी वैलिड। एंड ऑफ कोर्स इट आल्सो चेक्स कि यूजर डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज द रिलेटेड डेटा। कोई भी गलती से या फिर जानबूझ के भी आपका जो डेटा है वो चेंज नहीं कर दे। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, आई मीन बाय दिस कि कोई ऐसा ना हो कि यहाँ पर 30 रिकॉर्ड है और मैं यहीं से 30 को गायब कर रही हूँ, मैं यहीं से 30 को डिलीट कर रही हूँ। सो यहाँ से 30 को डिलीट कर रही तो इसका डेटा तो यहाँ पर है अवेलेबल, तो ये आपको डिलीट नहीं करने देगा, चाहे एक्सीडेंटली हो चाहे इंटेंशनली हो। लेकिन उसका भी बेटा एक रूल होता है, वी कैन डिलीट, ऐसा नहीं है कि बना दिया और डिलीट ही नहीं कर पाए। बट वो जो इसको डिजाइन करता है, जो उसका डेटा, जो इसका डिजाइनर होता है, ही कैन डिलीट और डिलीट द रिकॉर्ड्स। देयर इज अ सिंटैक्स प्रॉपर फॉर दैट। बट यूजर जो है वो उसको एक्सीडेंटली डिलीट ना कर पाए, दैट इज टू बी इम्पोर्टेंट हियर। सो ये हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाता है। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कब अप्लाई कर सकते हो, तब अप्लाई कर सकते हो जब मास्टर टेबल कॉलम इज अ प्राइमरी की। जब आपका कॉलम क्या होगा, प्राइमरी की होगा और हैज अ यूनिक इंडेक्स, है ना। प्राइमरी की तो खुद ही यूनिक बनाता है, वहां तो कुछ दूसरा आने का सवाल ही नहीं होता, डुप्लीकेट होने का सवाल ही नहीं होता। दूसरा क्या होना चाहिए भाई, द रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डेटा टाइप। कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट नंबर ये और डिपार्टमेंट नंबर ये, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आपने इंटीजर डाल दिया और यहाँ वैर डाल रहे हो। आपको तो वैर में भी आप 10, 20, 30 डाल सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों का डेटा टाइप अलग हो, डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो ये इसका रूल है जब आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्टैब्लिश करते हो, यानी कि जब आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो। ठीक है, एक प्राइमरी की होनी चाहिए, दूसरा फॉरेन की होना चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि दोनों कॉलम का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। नाम आप बेशक अलग कर सकते हो, है ना, डी नंबर, यहाँ डिपार्टमेंट नंबर, आप वो आप कर सकते हो, दैट कैन बी पॉसिबल, बट डेटा टाइप शुड बी सेम, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, द रिलेटेड द बोथ टेबल मस्ट बिलोंग टू सेम डेटाबेस। और दोनों टेबल सेम डेटाबेस में होनी चाहिए, ये नहीं कि एक किसी और डेटाबेस में और एक किसी और में। तो ये 3 रूल्स, ये जो 3 आपने रूल्स पढ़े रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्टैब्लिश करने के, कि एक में प्राइमरी की होना चाहिए, फिर दूसरा सेम डेटा टाइप के होने चाहिए दोनों कॉलम, और दोनों टेबल सेम डेटाबेस में होने चाहिए। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, राइट। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई वो यहाँ सर यहाँ पर एक 50 नंबर का डिपार्टमेंट नंबर डालना चाहते हैं एम्प्लॉय में एंड ही इज नॉट एबल टू डू सो, गिव मी द रीजन। तो आप एक वर्ड भी लिख देंगे ना, यू विल गेट द आंसर। दैट इज व्हाट, due to referential integrity, Manish cannot enter the record in department number 1 of the employee table. That is what this word is to be mentioned. तो जब आप ये वर्ड मेंशन करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा कि इसको पता है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता क्या है, ठीक है ना। या फिर कई बार ऐसा भी आता है कि डिलीट करना चाह रहा है, यहाँ से इस 30 को डिलीट करना चाह रहा है और नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर इसके रिलेटेड डेटा यहाँ पर होगा। अगर मैं 40 डिलीट करूँ तो हो जाएगा, क्योंकि 40 के नाम का डेटा यहाँ नहीं है। बट अगर 30 को डिलीट करोगे तो वो आपको करने नहीं देगा। रीजन बिहाइंड कि ड्यू टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी these two relations are related with each other, these two tables are related with each other, so it is not allowing you to delete और इवन आप 30 को चाह रहे हो कि मैं इसको 40 कर दूं, वो भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके रिलेटेड डेटा आपका यहाँ पर है। so that is what you have to keep in mind, what is the term called, that is referential integrity। तो ये वर्ड आपको लिखना है कि इसकी वजह से आप ना तो डिलीट कर पा रहे हो
ना चेंज कर पा रहे हो, तो दैट इज, और ना ही कोई एक्स्ट्रा डेटा जो कि प्राइमरी की में नहीं है वो आप डाल पा रहे हो. सो दिस इज व्हाट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है. एक तो फॉरेन की और प्राइमरी की फाइंड करने वाला, और एक ये वाला रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाला. टेल मी योर डाउट, इफ एनी डाउट. चलिए. So we should know about history of MySQL also. वैसे तो आपको पता ही है, एक क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है कि MySQL क्यों यूज कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला एग्जांपल तो ये हम कहेंगे रीजन की इट इज फ्रीली अवेलेबल. फ्रीली अवेलेबल है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, ओपन सोर्स है ना. RDBMS तो आपको पता ही है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और आपको इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो. और यहाँ पर डेटा कैसे स्टोर होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. और इसमें सबसे ज्यादा जो फीचर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सिक्योर एनवायरनमेंट है. सिक्योर मतलब आप देखते होगे ना, पासवर्ड डालते हो रूट या फिर जो भी आपने पासवर्ड बना रखा है, दैट इज द पासवर्ड गिवन ओवर हियर, सो दैट इंटेंशनली और इंटेंशनली कोई इसको खोल ना पाए. जब तक जब तक आप अलाउ ना करो, जब तक आप उसको ना बताओ कि पासवर्ड ये है, nobody can touch your data, right? So रेफरेंस पे यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो. इट इज फास्ट, ऑफ कोर्स इट इज फास्ट, रिलायबल, स्केलेबल, ऑल्टरनेटिव टू मेनी ऑफ द कमर्शियल RDBMS. वे जो पैसे से हम खरीद के यहाँ पर यूज करते हैं, और आजकल को आपको पैसा देना पड़ता है, की खरीदनी पड़ती है, तो क्यों हम उसको खरीदे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वर्जन है. तो आप किसी भी, कहीं पर भी एक्सचेंज हो जाता है डेटा. इसका डेटा आप एक जगह स्टोर करो, यू कैन इजीली एक्सचेंज योर डेटा. सो व्हाई टू गो फॉर कमर्शियल when everything is freely available, same concept is there, everything is safe, so why to go for commercial one. तो लोग आजकल इसको बहुत यूज कर रहे हैं. क्रिएट किसने किया था इसको, दैट इज अ कंपनी बेस्ड इन स्वीडन, जो कि आपकी कंपनी की स्वीडन में MySQL AB ने इसको क्रिएट किया और सपोर्ट किया. एंड दिस कंपनी अब इसको जो है, फिर उसको सन माइक्रो सिस्टम ने ले लिया था ऑन अप्रैल 2009, है ना. और एक्टर जो कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, उसी ने इसको एक्वायर कर लिया. और जो इसके चीफ इन्वेंटर जो थे, ही वाज माइकल विगनियस, और उन्होंने इसका नाम रखा था उनको, जिनको मॉन्टी के नाम से भी जाना जाता है. सो ही नेम्ड दिस MySQL आफ्टर हिज डॉटर माइक. तो उसके नेम से इसका रखा था. इसका लोगो देखोगे तो आप, दैट इज व्हाट डॉल्फिन का लोगो है, एंड दैट इज व्हाट नेम्ड एज सकीला. So this is the basic feature. Maybe in the MCQ question it can be asked ki what is the logo of MySQL, या who invented MySQL, या which company is taking care of this now MySQL. So that is you should know. Okay, this is what the brief history of MySQL. And MySQL database system, क्यों बोलते हैं MySQL database system, that is what refers to two things. इसके अंदर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है बेटा. क्या क्या कॉम्बिनेशन है, एक तो MySQL सर्वर है और एक MySQL database है. So it is a combination of two things, that is MySQL server and MySQL database. So basically ये किस फिनोमेना पे वर्क करता है, दिस वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. अगर आपको कभी थोड़ा सा आप ध्यान दो, तो जब भी आप कमांड लिखते हो, है ना, जैसे अगर आप ब्राउजर पे सर्च करते हो, सो ब्राउजर पे सर्च करने पे क्या आता है, यू बीइंग अ क्लाइंट, यू गिव द रिक्वेस्ट, एंड जो ब्राउजर है वो आपकी रिक्वेस्ट को लेता है, एंड इट सर्च फ्रॉम द सर्च इंजन एंड गिव्स यू द रिक्वेस्ट, गिव्स यू द डिटेल्स बैक टू यू. जो भी आप पूछ रहे हो वो आपको रिटर्न करते हैं. सो सिमिलरली MySQL सर्वर और डेटाबेस भी काम करता है. द डेटाबेस गेट स्टोर इन द सर्वर, और जब भी आप उसको रिट्रीव करना चाहते हो डेटा, तो आपका रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पे, एंड इट गेट्स योर, इट जस्ट चेक्स योर रिक्वेस्ट. जो भी डेटा आपने मांगा है उसको फुलफिल करता है, होगा तो दे देता है, नहीं तो आपको पता ही है कि आपको एम्प्टी दिखाता है. सो दैट इज व्हाट इट इज आल्सो वर्किंग ऑन, व्हाट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. ठीक है. MySQL इज अ मल्टी यूजर डेटाबेस सिस्टम, मीनिंग सेवरल यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स एक टाइम इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं. तो ये फायदा है MySQL डेटाबेस का कि इट इज अ मल्टी यूजर, है ना, मल्टी यूजर डेटाबेस सिस्टम. So many of the user can work simultaneously on this database. ठीक है. अभी हमने सर्वर और क्लाइंट की बात की थी. तो सर्वर का नाम से ही लगता है कि आप जो रिक्वेस्ट करोगे, that will be listened by the server, है ना, over the network, and access the database as per the requirements. जो भी आपने कहा
मुझे किसी का नाम चाहिए, नेम चाहिए, so it gives you the request accordingly. If you are saying star, select star from student, it will give you all the requests. So that is what it listens your request, whatever your requirement will be, it will fulfill that requirement. और client कौन है? We are the client, isn't it? और client मतलब actually हम तो वहां पर नहीं बोल रहे ना, client बोल कौन रहा है वहां पर, request कौन दे रहा है? That is your MySQL, जो आप prompt पे आप MySQL prompt जो आपका आता है जहां पर आप लिखते हो create table या insert into या फिर select star. So these all requests are given by MySQL prompt. So that is nothing but that is the client, right? So client is what MySQL prompt, or it may be front end programming आप सबने की है, how to retrieve data by using Python, we have already done. So this is also an example of, you can say, front client, जो कि आप request वहां पर से भी देते हो. So this is what the server and the client combination, right? And MySQL से तो हमने दिया ही है, Python से भी सीखा है. Even with the other languages also you can give the commands to your server. So that is those all which is giving the request to server are called client. ठीक है? So this is what clients are. Features क्यों है, क्या है, why we are using? So as this will be your theory exam, so this can be asked in your exam. What are the features of MySQL? So of course, the speed is very fast here. You can easily manage the command here. You have command line, and you can give your command here. Even कई जगह GUI भी होते हैं यहाँ पर, अगर आप आगे पढ़ोगे तो GUI भी मिलेगा, वहां पर आप कमांड दे सकते हो. कॉस्ट तो है ही नहीं इसकी, फ्री है, ओपन सोर्स भी है ना. क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जो भी सपोर्ट एसक्यूएल की कमांड्स है सारी यहाँ पर, ओरेकल की कमांड्स सब यहाँ पर सपोर्ट करता है. पोर्टेबिलिटी है, अगर आपने एक जगह टेबल बना ली है, सो यू कैन इजीली शेयर विद अदर्स. डेटा टाइप्स, यहाँ पर बड़े सारे डेटा टाइप्स आपने पढ़ा, ये सपोर्ट करता है. नंबर्स हो गया, कैरेक्टर हो गया, डेट हो गया. सो ऑल दीज फ्लोट्स नंबर, floating number, these all can be supported by your MySQL. Then security offers privileges and password system that is very flexible and secure, and because of this you can make your database or tables very secure. Scalability and limits, बहुत बड़ा large amount of data can be handled over here, right? जैसे millions of records जो आप इसमें handle कर सकते हो. कनेक्टिविटी आप कर सकते हो, आपने अभी लर्न किया भी है कनेक्टिविटी, कैसे आप MySQL को पाइथन से कनेक्ट कर सकते हो. सो दैट इज कनेक्टिविटी इज आल्सो पॉसिबल. लोकलाइजेशन, द सर्वर कैन प्रोवाइड एरर मैसेज टू क्लाइंट इन मेनी लैंग्वेजेस. आपने अगर जब डाउनलोड किया होगा तो उसमें आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, तो आप किसी भी मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस है वहां पर जिसमें आप अपने MySQL को डाउनलोड कर सकते हो, और उसी में जो भी आपका एरर वेरर आएगा सब उसी लैंग्वेज में आएगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोकलाइजेशन. क्लाइंट एंड टूल्स प्रोवाइड सेवरल क्लाइंट एंड यूटिलिटी प्रोग्राम. बहुत सारे क्लाइंट यूटिलिटी है, जैसे कि MySQL डंप हो गया, MySQL एडमिन हो गया. GUI में भी टूल्स है, MySQL एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्वेरी ब्राउजर. So these all are the features of MySQL because of which we are using this MySQL, right? तो आपको यहाँ पर से फीचर्स पढ़ के जाना है, क्योंकि फीचर्स कैन बी आस्क्ड for 2 numbers or 1 mark. So you could have explained that कि भी क्या है फीचर्स, ठीक है. And this is how we learned also कि कैसे MySQL खोलने का तरीका. आप MySQL टाइप कीजिए, जहाँ पर भी MySQL लाइन क्लाइंट आएगा, you can open that MySQL लाइन क्लाइंट. और अगर आपने पासवर्ड जो भी दे रखा है, रूट दे रखा है, रूट करिए, 1 2 3 4 कर रखा है, जो भी किया है, that you can type and this will be available to you. I hope you have already done by creating the table. So and if you want to exit from this MySQL prompt, this is called MySQL prompt. This is what I was saying. ये आपका client है, ठीक है. यहाँ पर this is MySQL prompt, और यहाँ पर अगर आप exit या फिर quit लिखेंगे तो you can come out of this loop, this program also, MySQL client program, right? So एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट जो पहले एग्जाम्स होते थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड MySQL. आप MySQL ही क्यों पढ़ रहे हो, क्या डिफरेंस है इसका? सो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है ना. इज अ लैंग्वेज दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट, ऑपरेट ऑन रिलेशनल डेटाबेस. और MySQL क्या करता है? MySQL यूजेस एसक्यूएल, राइट. एसक्यूएल तो खुद ही एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज.
जो कि आपको हेल्प